जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जहांगीर। नाज़रीन, आज जिस बंदे के बारे में बात करने लगा हूं ना मैं, वो कहते हैं कि डकैतियों का फाउंडर ना लाहौर में वो बंदा था। नाम उसका रईस अहमद गुज्जर और उर्फ रईस टैंकी, जो रईस टैंकी के नाम से लाहौर में काफ़ी मशहूर था। उसके बारे में बात करने लगा हूँ। ये कृष्ण नगर इस्लामपुरा वाली साइड वहाँ पे ये रहते थे। और इस्लामपुरा हाई स्कूल है, वहाँ जो पढ़ाई है ना इसकी मिडिल तक, वो वहीं से उसने की है। और इसका जो भाई था ना, जहाँ से ये सारा काम इसकी बदमाशी में आने का शुरू होता है ना, तो वो काम इस तरह होता है कि इसका भाई जो है ना, वो रिक्शा ड्राइवर था। इनके हालात इनके जो है वो इतने ठीक नहीं थे, खस्ता हाली के ये शिकार थे। और रिक्शा वगैरह या जो भी ये काम करते थे, उसके साथ इनका वो जो घरदारी है ना, वो खर्चे वगैरह जो सारे वो इस तरह निकला करते थे। तो जो ये रिक्शा चलाता था, तो रिक्शा इसका खुद का, इसके भाई का अपना नहीं था। वो भी गुलाम हैदर था, इनका ही पहले जानने वाला दोस्त हुआ करता था इनका। उसका बड़ा भाई था, उसने रिक्शे रखे हुए थे। और वो लोगों को उस वक्त वो दिहाड़ी पे, कहते हैं ना आज भी लोग कई कारोबार करते हैं, वो दिहाड़ी पर दिया करता था। तो इसने, उसके भाई ने भी, रईस टैंकी के भाई ने भी उससे रिक्शा लिया हुआ था। और रिक्शा आप ही पैसों की वजह से लगा ले, या उसके वो पैसे नहीं दे रहा था, या रिक्शा खराब हालत में था, जो भी था, इनका कोई झगड़ा उनसे होता है। और उसके बाद ना छोटी मोटी वो लड़ाई झगड़े होने के बाद बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि इनको ना ये कत्ल कर देता है रईस टैंकी का भाई जो है ना, गुलाम हैदर के भाई को। जो जिसने रिक्शे दिए होते हैं ना, वो रिक्शे, जो रिक्शों का मालिक होता है ना, उसको वो कत्ल कर देता है। और जब कत्ल कर देता है, तो उसके बाद आपको पता ही है कि अदालतों में और थानों में कैसे पैसे तो लगते ही हैं, और ख्वारी कितनी होती है ये आपको पता है, ये कोई बताने वाली बात भी नहीं है। तो और वो भी ऐसे लोग जो, जिनका जो खस्ताहाली के शिकार हो, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से मर्डर किया हो। तो फिर ये डकैतियां शुरू कर देता है। और डकैतियां वगैरह करने के बाद साथ में और भी लड़के इनके साथ भी शामिल हो जाते हैं। तो ये डकैतियों वाला जो काम है ना, वो शुरू हो जाता है। और जैसे ही डकैतियों लाजमी, जब डकैतियां स्टार्ट होगी, तो फिर हर तरह के लोगों में जो बैठना उठना है वो भी इनका शुरू हो जाता है। और इसने एक स्टूडेंट था जमायत इस्लामी का, नवाज खान, उसको दयाल सिंह कॉलेज में ये कत्ल करता है। और उसके बाद फिर ये काम इसका स्टार्ट हो जाता है। और नाम ये इसका बड़ा हो जाता है कि जी रईस टैंकी नाम का बंदा भी ना लाहौर में कोई है। और इस तरह फिर जब जेल काटता है, तो जेल में भी उस वक्त काफ़ी फेमस रहे हैं वो 90s के दौर में अच्छू सिद्दी से भी इसकी मुलाकात हो जाती है। उनसे भी जब जेल की दोस्तियां आपको पता ही है, या तो वो चलती नहीं, तो या फिर वो लाइफ टाइम तक ना, वो जो दुश्मन दोस्तियां है ना, वो चलती रहती हैं। तो इसकी अच्छू सिद्दी से भी इसकी ना दोस्ती हो जाती है। और अच्छू सिद्दी लाहौर का या पंजाब का कह ले, एक बहुत बड़ा नाम था वो दोनों भाइयों का। वो दुश्मनदार बंदे थे दोनों। तो उनका भी नाम बहुत निकला है ये दुश्मनदारी के हिसाब किताब में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अदाकारा जो अंजुमन थी, इसने अपनी क्लाशन पे उसकी तस्वीर लगाई हुई थी, तो मैं फ़ैन कहूँगा उनको। ये नहीं कहूँगा कि उनके आशिक थे या और कुछ, मैं कोई गलत अल्फाज नहीं कहना चाहता। मैं ये कहूँगा कि वो उसके फ़ैन थे। और इनके उनके साथ भी इसकी ना, रईस टैंकी की उनके साथ भी दोस्ती थी। अब उसके साथ भी दोस्ती थी। उसके बाद फिर जेदा सिख, एक वो भी बड़ा नाम हुआ है, जेदा सिख, उसके साथ भी इसकी दोस्ती थी। अरशद अमीन चौधरी, इसके साथ भी इसकी दोस्ती थी। तो ऐसे ही चलते जाए तो उस वक्त जो भी स्टूडेंट फेडरेशन चल रहे थे, और अच्छू सिद्दी तक या जेदा सिख
तक ये इनके इसका नाम रहता है, और दूसरी साइड पे नहीं जाता कि जो उस वक्त दूसरे जो गैंगस्टर थे ना, तो उनके साथ इसकी इतनी दोस्ती कह लें कि ताल्लुकदारी नहीं थी। स्टूडेंट भी इसके पीछे आ जाते हैं। इसने अपना जो दाखिला है वो उधर करवाया होता है हमायत इस्लाम कॉलेज में, और ये उधर का स्टूडेंट होता है। तो जब जेल में उसको पता था कि मिलने के लिए आते हैं, जब ये अच्छू शिद्दी के साथ था वहाँ पे 500 लड़के आते थे वहाँ पे जेल में इसकी मुलाकात करने। तो इसकी जो जेल जिस तरह इसने काटी हुई है ना, वो इस तरह अगर ये कहूँ तो अच्छू शिद्दी ने भी वैसे जेल नहीं काटी होगी ऐसे प्रोटोकॉल के साथ जिस तरह इसने काटी हुई थी। बाहर भावे इतना नहीं उसका दबदबा नहीं था, लेकिन जेल में इसका बहुत ज्यादा दबदबा था, क्योंकि जो स्टूडेंट थे ना, अब मैं 10-20 लोगों की बात नहीं कर रहा, अगर 400-500 स्टूडेंट अगर मुलाकात करने के लिए जाते होंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि उस बंदे की क्या अहमियत होगी कि वो सारा वो इलाका जो रास्ता है वो ब्लॉक हुआ होगा सारा, कि जी मुलाकात को इतने सारे स्टूडेंट उसके आए हुए हैं। तो ये फ़ायदा उठाते रहे एक जो इनकी तंजीम थी MSF उसका, और फिर इनकी आपको पता है कि आतिफ चौधरी ग्रुप भी था उस वक्त, और आबिद चौधरी भी था, साजिद चौधरी, उसके बाद राना इम्तियाज, फुरकान शाह साहब आजकल टीवी पे बैठे होते हैं, फुरकान शाह साहब भी थे कॉलेज लाइन में उस वक्त। तो वो भी, चाहे वो पीछे थे, फ्रंट पे नहीं आए, लेकिन वो भी इस ग्रुप के साथ थे। और ये ये जो लाइफ होती है ना कॉलेज लाइफ, उसमें जो संभल जाए संभल जाए, जो नहीं संभलता ना वो इतनी उसकी जो लाइफ लाइन है ना वो इतनी लंबी नहीं चलती होती, वो जल्दी से टाइम से ही ना अपने ऊपर की टिकट कटवा लेता। तो उसके बाद ये जब जेल से बाहर आ जाती है तो इधर उधर ये जगह टैक्स वगैरह जो है वो लेना शुरू करते हैं। जैसे विनय सैनमा था उस वक्त, विनय सैनमे का जो मैनेजर लगा ले बाऊ वारिस। अब बाऊ वारिस उनकी जो बैठना उठना ये ताल्लुक था वो जगह गुजर ग्रुप से भी था, और अच्छा शुगर वाला उनसे भी था। आप अंदाजा लगा लें कि उस वक्त ही नामी ग्रामी ये लोग थे तो जिनके साथ इसका बैठना उठना था। और इसके बेटे को उमर को उठा के वो दयाल सिंह कॉलेज ले जाते हैं, और दयाल सिंह कॉलेज ले जाके वहाँ पे उसको बढ़ाना करके उस पर स्त्रियाँ लगाते हैं। और जब ये बाबू वारस वहाँ पे जाता है तो उसको कहता है, यार रईस तू मेरा पुत्र है की करना पे हैगा नू माफी दे दे सू। ते ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ कि ठीक है चाचा लाख रुपया दे दे इधर ते इन्हू ले आ। तो बाबू वारस उस वक्त उसको ना 70,000 रुपया देता है, और 30,000 रुपया उसको कहता है मैं कल परसों तेनू दे देंगा, ते 70,000 तू रख लियो। कहता अच्छा ठीक है तू इन्हू ले आ। ते वो 70,000 के बस आप अंदाजा लगाओ, बाबू वारस अपना बेटा उसको दे के तो रईस टैंकी से अपने बेटी उमर को लेके आता है। उसके बाद फिर एक स्टूडेंट था राना जिया, ये उसको मारते हैं, और आप अंदाजा लगाओ उसको भी बराना करते हैं। वो रोजेदार बंदा था, ना रोजा उसने रखा होता है तो फिर रोजा भी उसका टूट जाता है, तो उसके ऊपर पेशाब करते हैं। ये ऐसे जालिम होती है कि ये देखे मौत का खौफ। जब ना कोई बंदा ऐसे निकल आता ना बाहर, जब वो अपने आपे से बाहर हो जाता है तो फिर वो इस तरह की हरकतें करता है कि अब ये वो बंदा भी, उसको पता भी था कि ये रोजे की हालत में है तो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। तो फिर कुछ ना कुछ तो लाजमी है कि फिर उसकी तो कोई अल्लाह की तरफ से फिर तो वो जो डोर है ना वो तो खींची जानी थी जब बंदा इस तरह की हरकतें करने लग जाए। तो इसके बाद ना फिर इसका जो टाइम है ना वो स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद फिर इसकी भी लाजमी बात है कि अब आपे से जो बंदा बाहर हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ इसकी वो तस्वीर भी है, उनके साथ भी खड़ा हुआ है। और
पार्टी के लिए, अपनी एमएसएफ के लिए काम कर रहा है। तो जो भी जो रहनुमा होती हैं वो करती हैं, और साथ में इस तरह के उस वक्त जरूरत पार्टी को पड़ जाती, क्योंकि जमीयत, क्यूएसएफ और एमएसएफ, जिस वक्त ये फरूज में ये तीनों पार्टियां थी ना, तो उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए ना, इस तरह के जो बदमाश होते थे ना, तो इस तरह के जो गुंडे होते थे, उनका ना सहारा लेना पड़ता था। वरना स्टूडेंट आप, या तो आप, मैं अब क्या कहूँ कि अगर कोई बंदा है 20-22 साल का, तो वो थोड़ी तो उसमें अकल वगैरह होगी ना, वो ये लड़ाई झगड़ों में तो कम ही पड़ेंगे। तो कोशिश तो करेंगे इनसे अवॉइड करने की, यार हमने इन लड़ाई झगड़ों में नहीं आना। तो फिर नारेबाजी की हद तक कॉलेज लाइन में ज़्यादा अक्सरियत जो होती है ना, वो लड़कों की, वो ये कहते हैं कि यार ये नारेबाजी वाली जो बात है ना, पीछे रह के आहो नहीं आहो करने तक ना ठीक है। आपने देखा होगा ना, वो गाना चल रहा होता है अंजुमन के पीछे, तो वो पीछे जो गाना गा रही होती है, साथ में वो तालियां बजा रही होती हैं और आहो नहीं आहो कहती हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वो वहां तक ही महदूद रहते हैं कि हम ना, यहाँ तक कि ठीक है, आगे फ्रंट पे हमने नहीं जाना, किसी को कत्ल हमने नहीं करना, तशद्दुद हमने नहीं करना। तो जत्थे बना के ना, ग्रुप बना के पुलिस अफसरों के सामने पेश हो जाना कि ये जी हमारा ये रैंडम है, इसको छोड़ दो, या इस तरह की चीजें। और उस वक्त आपको पता है, जो मेन लीड कर रहा होता था ना स्टूडेंट लाइफ में, तो वो इस तरह होता था कि अब जब आतिफ चौधरी से मुझे याद आया, आतिफ चौधरी को सबसे पहले मिलवाने वाले राना इम्तियाज, जो समनाबाद में रहते हैं, साजिद चौधरी, वो भी उधर ही रहते हैं। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था आतिफ चौधरी का अरशद अमीन चौधरी के साथ। उस वक्त ये अरशद अमीन चौधरी, साजिद चौधरी, राना इम्तियाज और आबद चौधरी, आतिफ चौधरी, आगा नवीद, ये जो जितना भी ग्रुप था ना, ये सारे इकट्ठे थे। और ये काम जैसे कर रहे होते ना, तो काम करवा रहा, मेन लीड कर रहा होता था उस वक्त चौधरी अरशद अमीन। अब चौधरी अरशद अमीन एक ब्रांड का नाम है उस वक्त, उस दौर में। तो उस वक्त ये सिलसिला जब ये चल रहा था ना, तो ये आपस में पैसों की वजह से इनकी लड़ाई हुई थी। और पैसे भी वो कि किसी को उठा के लेके जाना है, जो ज़्यादा पैसे होते थे वो चौधरी अरशद अमीन अपने पास रख लेता था, और जो थोड़े पैसे होते थे वो इनमें बांट देता था। तो ये बात ना उनको बड़ी आपस में ना खटकती थी कि यार करते हम सारा कुछ है। अब आबद चौधरी के उस वक्त एक हवालदार को कत्ल करने का और एक चौकीदार को कत्ल करने की भी एफआईआर थी कि उसने ये दो बंदों को कत्ल किया हुआ है। और मेन सारा आगे जो लीड कर रहे होते थे फ्रंट पे, तो यही खेल रहे होते थे, बैकअप पे अरशद अमीन चौधरी होता था। तो इन पैसों को लेके इनका आपस में जो फटा हुआ है, उसके बाद ये एमएसएफ उस तरफ हो गई, आबिद चौधरी, आतिफ चौधरी ग्रुप वगैरह। और पहले मेन पे होता था वो, आपको पता है कि आबिद चौधरी होता था। आबिद चौधरी के मरने के बाद कहानी जो है वो उस तरफ आतिफ चौधरी की तरफ चली गई। और ये जो ये मामलाते ज़िंदगी है ना, ये ऐसे ही चलते रहे फिर के जी, ये तो कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। तो रईस टैंकी के तरफ, रईस टैंकी, फिर उसी में आता हूँ। रईस टैंकी, अब एक तरफ तो वो बाऊ वारस वाला जग्गा गुज्जर ग्रुप, और हाथ वो सिर पे होते, वो कैसा, क्या उसके बारे में कहा जाता है जी, वो नहायत ही बदतमीज किस्म का वो शख्स था। सही कह ले कि बदमाश आदमी था, कि वो किसी को अगर किसी को बुलाना भी होता था ना, तो ओए इधर आओ, ओए की करना भी है, ओए तोए के अलावा वो किसी से बात भी नहीं करता था। और जो उसके साथ वाले चल रहे होते थे ना, उसके साथ जो बंदे होते थे, वो भी उससे कन्नी कतराते थे कि यार बदतमीज जिहा बंदा है वे, आओ दे देना ताओ, जिदे मर्जी जिदे सामने मर्जी जलील करना शुरू कर देंदा है वे। ते ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ना कन्नी कतरांदे सी, अरे तो साइड ही रवो ना थोड़ा, जिन्ना ते चंगी गल ही वो इस तरह का वो बंदा था, या इस तरह का उसका लहजा था। और देखें जब उसको वो मारने के लिए आए हैं, तो उनको नीली बार चौक इस्लामपुरा, वहाँ पे हमें ये वहाँ पे रेगुलर, पहले आपको पता है कि वो घरों में इस तरह के गीजर वगैरह तो होते नहीं थे, या गर्म पानी करके नहाया जाता था पतीलों में, या इस तरह का काम करके नहाते थे उस वक्त। तो ज्यादा तादाद जो अक्सरियत है ना,
तो मैंने तो अपने वो देखा हुआ है बचपन में कि ना वो हमारे इलाके में जा रहे थे ना वो उस वक्त लोग तो माम की तरफ तो कॉटन के गर्मियों में कॉटन के कपड़े कमीज ऐसे पकड़ी होती है और सीधा वो नाई की जाके हम में जा रहे होते हैं नहाने के लिए जा रहे हैं नाई ने उस वक्त वो तेल वगैरह चीजें सारा कुछ वो तैयार रखा होता है और उस वक्त सर पे भी तेल लगा लेते सरों का और मुंह पे भी लगा लेते थे और हाथों पे भी लगा लेते होते थे ये वो दौर था उस वक्त इस तरह का वो बंदा था कि वो हमाम में जाके नहा रहा था तो उस वक्त उसको मर्डर वहां पे उसका होता है और बाद उस वक्त तो नहीं पता चलता कि इसका मर्डर किसने किया तो लेकिन बाद में तो पता चल ही जाता है लेकिन वो कहते हैं ना रईस टैंकी अब सारे पूछते थे कि यार इसका नाम तो रईस अहमद गुज्जर है और टैंकी नाम इसका कैसे पड़ गया तो कहते हैं जी इसके ना घर के पास ना टैंकी हुआ करती थी तो अगर वो किसी को मिलने जाना होता था या कोई से मिलने आना होता था ना तो वो उसको कहता था कि यार वो टैंकी दे कोल आया उत्थे बैठे हैं टैंकी दे बैठे उधर आया इस वजह से इसका नाम रईस टैंकी पड़ गया तो अब वहां पे जब हम में ये नहाने के लिए जाता है तो वो दरवाजा नॉक करते हैं दरवाजा नॉक करके वो उसके बोलने के अंदाज से ही ये पकड़ा गया अब वहां पे भी वो ऐसे कि इसने आवाज लगाता है तो उनको पता चल जाता है ये वही नहा रहा है फिर ये ऊपर से वो ब्रस्ट मारते हैं और ये वहीं पे ढेर हो जाता है और उसके बाद फिर जब पता चलता है तारिक बाजवा साहब थे उस वक्त एसएचओ लगे हुए इकबाल टोन उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस वक्त तो गुलाम हैदर कादर सुल्तान टोनी इस तरह ये नाम का बंदा ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं तो असल वही वाक्य शुरू से जो आता है उन्होंने बदला लिया होता है उनको पता है कि अगर किसी और को हमने अगर हमारा ना कत्ल किया तो ये दुश्मनी और बढ़ जाएगी क्योंकि उस वक्त नाम हो चुका था इसका रईस टैंकी का तो उन्होंने कहा वो जड़ा बोर्ड ही गा ना सी ही वट देने है ना बोर्ड रहेगा ते ना शाखा साढ़े तक पहुंचिया पहुंचनगियां तो उनके रिश्तेदारों में सब में वो बोर्ड जो था ना वो रईस टैंकी ही था और रईस टैंकी को जैसे ही वो कत्ल करते हैं और ये सारे मामलात ऐसे ही खत्म हो जाते हैं ये कहानी करने का जो मकसद होता है ना वो हमारा ये लोगों को अवेयरनेस देती है हम कि भाईजान ये जो नौजवान नस्ल है ना वो ये बुराई वाला रास्ता नहीं अपनाना वो शराफत की जिंदगी मजेदार जिंदगी है ना वो एंजॉय करो इन चक्करों में नहीं पड़ना ये डकैतियों में चोरियों में या कत्लों में या 324 में ये जो मामलात है इस तरफ नहीं आना तो इससे आप अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा अंजाम देखें अब इस टाइम की भी जितनी तेजी से ऊपर आया उतनी तेजी से ही अल्लाह को प्यारा हो गया तो जिंदगी वही जो मैं कहता हूँ तो हमेशा अगर थोड़े रफ्तार कम होगी तो 10 साल तेज होगी 5 साल उससे तेज होगी तो 2 साल इतना ही होता है इससे ज्यादा नहीं तो कोशिश करते रहेंगे आपके लिए कि हम आपको बताते रहे शराफत की जिंदगी है वो बहुत मजेदार है के साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज